हेलो दोस्तों, मैं सुनील सर, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट इन इंडियन रेलवे। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसएस क्लासेस पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, एनटीपीसी की वैकेंसी आई हुई है और इसके फॉर्म भी स्टार्ट हो गए ग्रेजुएशन लेवल के। तो अब आप जी जान लगा के तैयारी स्टार्ट कर दो। तैयारी तो कर ही रहे होंगे और अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो दोस्तों। अब आपका प्रैक्टिस करने का टाइम है, ठीक है ना। और जिसका भी जितना सिलेबस हो गया है वो उतने की प्रैक्टिस जरूर करें। इसके अलावा धीरे धीरे जो टॉपिक बच गए हैं वो आप जल्दी से पूरे कर लें, ठीक है। आप ये मत सोचें कि एक साइड में चलो मैं एक बार सिलेबस कर लेता हूँ, है ना। धीरे धीरे एक टॉपिक कर रहा है, दूसरे कर रहे हैं, तीसरे कर रहे हैं, नहीं ऐसे मत करना। क्योंकि जितना आपका मान लो ये पूरा 100% सिलेबस है, ठीक है। इसमें से अगर आपने 50% कर रखा है ना और 50% आपका रिमेनिंग है, ये कर रखा है, ये भी करने वाला है ना, इसको आप ना रिवाइज करते रहा करो साथ साथ में। इसके रिवीजन का मतलब है इसके क्वेश्चन लगाते रहो, प्रैक्टिस सेट लगाते रहो। इस प्रकार आप इसको रिवीजन में रखो ताकि आपको वापस बाद में ये ना लगे कि ये तो मैं भूल गया हूँ, है ना। ऐसा ही होता है दोस्तों, जब तक अपने सिलेक्शन नहीं होता ना तब तक यही लगता है कि ये तो मेरा सिलेबस पूरा ही नहीं हुआ, ये मैंने नहीं किया, ये मैंने नहीं किया ना। तो ये जो बचा हुआ पार्ट है इसको आप धीरे धीरे एक एक टॉपिक करके करते रहो, ठीक है। और जब तक ये कंप्लीट होगा तब तक आपका ये तो पक्का हो ही जाएगा। इसके अलावा इसकी भी साथ साथ प्रैक्टिस करते रहो, जितने टॉपिक होते जाएंगे तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। और आपको मैथ्स हो चाहे रीजनिंग हो चाहे जीएस हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है दोस्तों। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो अपने देखो दोस्तों, एनटीपीसी की सीरीज चला रखी है मैंने, सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दोनों की क्लासेज अपनी चल रही है। तो आज अपने 15 जून की जो सेकंड शिफ्ट का एग्जाम है ये अपनी करेंगे। तो ये दोस्तों मेरा एग्जाम था जिसमें मैं सिलेक्ट हुआ, 2019 का पेपर हुआ था 2022 में। तो ये सेकंड शिफ्ट का एग्जाम था। तो ये देखिए आज करवाता हूँ मैं आपको कि किस तरीके का एग्जाम आया था और ये कितना लेवल का एग्जाम आया था। तो इसकी दोनों की प्लेलिस्ट बनी हुई है दोस्तों, सीबीटी की, सीबीटी 1 और सीबीटी 2 किसकी, एनटीपीसी की। एएलपी की भी सीबीटी 1 और सीबीटी 2 की दोनों की प्लेलिस्ट बनी हुई है, यहाँ पे जाके आप टेस्ट लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अब आपको इस पे तो वीडियो तो मिलती है और भी मैं रैंडम टॉपिक लेके आया करूंगा जिससे आपकी तैयारी अच्छी हो जाए, ठीक है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बिल्कुल फॉर्मूला दिए आपको, आपको ये फॉर्मूले याद होने चाहिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है ना। इसको आप ये भी लिख सकते हो 1 प्लस टेन स्क्वायर, ये इधर लेके जाओगे तो, है ना। और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर होता है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। दोस्तों देखो यहाँ पे थीटा, यहाँ पे थीटा रख दो, दोनों सेम है। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। आपने एक क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन सीख लिए हैं, इन तीनों को यूज करना भी आप आना चाहिए आपको। नेक्स्ट, 53 से शुरू होने वाले 4 संख्याओं के एक समुच्चय को सबसे छोटे से सबसे बड़े के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है यदि इस समुच्चय की माध्यिका मीडियन दोस्तों कितनी 56 है, तो निम्न में से कौन सा संभवतः यह समुच्चय होगा। देखो जब भी आपको माध्यिका निकालनी होती है तो दोस्तों क्या करते हो, आप आरोही क्रम में लगाते हो ना, छोटे से बड़े की ओर। और ये सारे के सारे ऑप्शन बड़े छोटे से बड़े की ओर लगे हुए हैं, ये तो आपको दे रखा है। दूसरा काम क्या करते हो, आप देखते हो कि पद कितने हैं सर, संख्याएं कितनी है, सम है या विषम है ना। अगर विषम संख्या होती है तो आप बोलते हो कि सर जो बीच वाला नंबर होता है ना, विषम होते हैं। जैसे मान लो n संख्या है तो n+1 कर दो। ओड है, मान लो ओड लिख लो यहाँ पे, ओड ओड तो ओड +1 डिवाइड बाई 2 कर दो, बीच वाला नंबर आ जाएगा ऑटोमेटिक। अगर क्या हो, सम संख्या हो तो बीच की दो संख्याओं का एवरेज लेना होता है दोस्तों। बीच की दो संख्याओं का एवरेज होगा, वो आपकी माध्यिका होती है। यहाँ देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, सारे 4 4 है, इसका मतलब आपके पास कौन सा है आज, सम संख्या वाला है। तो ये लगा हुआ है, तो इसमें देखना है इन दोनों को ऐड करोगे। देखो 7 और 5 12, 5 और 5 10 और 1 11। डिवाइड किससे करना है, 2 से, क्योंकि दोनों साइड में एक एक पद छोड़ दिया ना, बीच के दो पदों का एवरेज, तो ये आ जाएगा 56 है। आपको बोला है कि माध्यिका 56 है तो आपकी 56 आ गई, इसका मतलब आपका ये ऑप्शन सही है। इनको ऐड करोगे तो 7 और 3 10, 5 और 5 10 और 1 11, इसको डिवाइड करोगे ये देखो 55 आएगा, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है ना। इस प्रकार आपको चेक करना है। नेक्स्ट,
कोई कार 45 किलोमीटर प्रति घंटा की एक निश्चित दूरी को तय करती है चाल से और उसी मार्ग पर अनुसरण करते हुए 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आरंभ बिंदु पर आती है, वापिस आती है। पूरी यात्रा के लिए औसत चाल ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसके दो तरीके हैं। देखो 36 की स्पीड है, 45 की स्पीड है, आप इसकी टोटल स्पीड मान लो, जैसे टाइम एंड वर्क में करते हैं। 36 और 45 का क्या आएगा, 180 किलोमीटर दूरी मान लो इसमें। तो 180 किलोमीटर की दूरी 36 के स्पीड से कितने घंटे में करेगा, 36 5 180, 5 घंटे लगेंगे, है ना। और 45 की स्पीड से कितना लगेगा, 4 घंटे लगेंगे, 45 चौके 180। ओके, अब देखो आपने दूरी मानी है ना, ये इसके बीच की दूरी है 180। आप एक बार जाओगे तो 180 किलोमीटर जाओगे, वापिस आओगे तो भी 180 आओगे। इसका मतलब टोटल कितनी होगी, 180 का डबल 360 होगी। और टोटल टाइम कितना लग रहा है, 9 घंटे लग रहा है ना। तो एवरेज स्पीड करने के लिए कितना आ जाएगा, 9 चौके 36, 40 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर आ जाएगा। ये दोस्तों समझाने के लिए मैंने पूरा लिख दिया। इसके अलावा एक आप शॉर्ट इसका फॉर्मूला भी लगा सकते हो दोस्तों, जो फॉर्मूला ही है क्या, 2xy अपॉन में x प्लस वाई। यहाँ पे एक पहली चाल 2 इंटू 36 इंटू 45 और नीचे इन दोनों का योग है 36 और 45 का, कितना हो जाएगा 81। 9 5 45, 9 से काटा 9 बार, 9 से काटती है 4, 4 दूनी 8 और 8 5 40 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 2.5 है, तो सेक थीटा की वैल्यू ज्ञात करनी है। दोस्तों यहाँ से एक फॉर्मूला अभी मैं लिखवा के आया हूँ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। अब इसको आप देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इसका मतलब इसको लिखोगे सेक थीटा प्लस का टेन थीटा। ओके, और यहाँ लिखोगे सेक थीटा माइनस का टेन थीटा। बात समझ में आ गई क्या, बराबर में एक, इसका मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इसको मैंने ए प्लस बी और ए माइनस बी लिखा है। आपके पास वैल्यू कौन सी है, ए माइनस बी, मतलब सेक माइनस टेन की वैल्यू है 2.5, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, क्योंकि ये गुणा में है, इसको मैं बराबर ले गया, इसका मतलब है इसकी वैल्यू 2.5 यहाँ रख दी मैंने। 2.5 को आप यहाँ पे पॉइंट हटा के 10 लगा लो, इसको काटोगे तो ये आ जाएगा 2 5 दूनी 10 और 5 5 25। अब ये मैंने आपको समझाने के लिए सारा ये एक एक स्टेप किया है, ठीक है। लेकिन दोस्तों जब आपके पास ये फॉर्मूला आपको क्वेश्चन आएगा, देखो सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू आपके पास 2.5 है, इसका मतलब ये 5/2 होगी ना। आपको सेक थीटा प्लस टेन थीटा निकालना होगा, तो आप क्या करो, इसका उल्टा कर दो। देखो ये इसके बटा में जाएगा, उल्टा हो जाएगा, तो उल्टा हो गया ना इसके जाके, तो ये 2/5 बन जाएगा, है ना। अब आपको देखो यहाँ से सेक की वैल्यू चाहिए, तो आपने एक चीज पढ़ी होगी, ए प्लस बी और ए माइनस बी। मान लो इसकी वैल्यू है 10, इसकी वैल्यू कितनी 6। आपको पहले वाले की वैल्यू निकालनी होती है, तो क्या करते हो आप, बोलोगे सर दोनों को ऐड करके 2 का डिवाइड करते हैं। और दूसरे वाले की वैल्यू निकालनी है तो दोनों का डिफरेंस करके 2 का डिवाइड करते हैं। बताओ इसमें पहले की वैल्यू चाहिए दूसरे की, आप बोलोगे सर पहले की। इसका मतलब सेक थीटा इक्वल टू क्या आएगा, 5/2 प्लस में 2/5 और डिवाइड करना है दोनों को 2 से। वैसे आप बेसिक से भी कर सकते हो, इनको ऐड करोगे, देखो ये कट गया, ये 2 सेक थीटा बनेगा, इनको 5/2 प्लस 2/5 बनेगा, फिर ये 2 यहाँ लेके आया हूं मैं डायरेक्ट, ठीक है ना। तो आप इसको सोल्व करो, 5 5 25 और 4 29, और ये नीचे 5 2 10 और नीचे क्या है 10, तो ये 20 हो जाएगा। समझ में आ गई ना। देखो 5 5 25 प्लस ये 4 बटे में कितना है 10 हो गया, 5 2 10 हो गया ना ये, और इसके बटे में 2 है, तो ये गुणा हो जाएगा ना, 2/1, ये ऊपर गुणा होता है, ये अंदर गुणा हो गया, तो ये 20 बन जाएगा। आई बात समझ में क्या। अब देखो इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 20 एकम 20, 9 बच गया, फिर पॉइंट लगा दो, फिर ये आ गया 0, 20 चौके 80। 1.4 वाला ऑप्शन एक ही है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। बाकी आप इसको दूसरा तरीके से भी सोल्व कर सकते हो, 2 इंटू 10 लिख लो, 2 से डिवाइड कर दो इसको, आप बोलो सर 14 आएगा, 14.5 है, नीचे कितना है 10 है, एक अंक और बढ़ा दो यहाँ पे, तो 1.45 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, अब दोस्तों ये सवाल करवाया है, ये एक मैंने एक करवा दिया। अब इसके बेस पे मैं आपको एक सवाल देता हूं, ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए सारी। मैंने इसीलिए ये लंबा सवाल करवाया है पूरा एकदम बेसिक से, कि आगे जो भी इसके सवाल बने तो वो आपको दिक्कत ना आए। देखो आपको अगर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या दे दिया दोस्तों, मान लो दे दिया आपको 4, ठीक है ना, या फिर आपको दे दिया 0.4। अब आपको पूछा इसके अंदर क्या, ये बताओ कोसेक थीटा की वैल्यू बताओ कितनी आएगी, है ना। तो ये सेम सवाल है दोस्तों,
उसी वो 3 फॉर्मूले लिखाए हैं, उन 3 फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ये। जो ये तरीका लगाया है यही तरीका इसमें लगेगा, आप इसको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करना। नेक्स्ट, किसी ऊर्ध्वाधर मीनार के शीर्ष पर मौजूद एक व्यक्ति एक समान चाल से चलती हुई कार को सीधे अपनी ओर आते हुए देखता है। यदि अवनमन कोण 45 डिग्री से बदलकर 60 डिग्री होने में 10 मिनट का समय लगता है तो कार कितने समय में मीनार तक पहुंच जाएगी। मान लो दोस्तों यहाँ पे मीनार है, यहाँ पे वो बैठा है ऊपर ही ऊपर, ये एक ना यहाँ पे कार है, इस कार को देख रहा है यहाँ पे, है ना। यहाँ से ये कार क्या कर रही है, यहाँ पे मान लो जितनी भी दूरी हो, यहाँ से इसका कोण कितना है दोस्तों, 45 डिग्री है। ये कितना है, 45 डिग्री। अब ये देख रहा है कि ये कार इसके पास आ रही है मीनार की तरफ, ये मीनार है, ठीक है ना, इसकी तरफ आ रही है। इसने देखा कि 60 डिग्री कोण रह गया ना, तब तक इसका 10 मिनट लग गए 60 डिग्री कोण बनाने तक, मतलब इसके और इसके बीच में। समझ में आई बात है, 10 मिनट लग गए। आपको पूछा है कि तो कार कितने समय में मीनार तक पहुंचेगी, इसका मतलब ये टोटल टाइम पूछा है यहाँ से लेके यहाँ तक का। तो दोस्तों बिल्कुल आसान सवाल है। देखो आप इसके अंदर सबसे पहले लगाओ, ये 60 है तो ये कितना होगा, 30 होगा, है ना। इसमें ट्राइंगल को यहाँ बना रहा हूँ, देखो ये 30 डिग्री है, ये कितना है, 60 है। देखो 30 के सामने 1 होता है रेशो, तो 60 के सामने इसका √3 गुना होगा, 1 का √3 गुना करोगे तो √3 आएगा। समझ में आ गई ना बात है। और ये 2 होता है, ये अपने को जरूरत भी नहीं है। ये वैल्यू 1 आ गई यहाँ से यहाँ तक की, तो ये कितनी होगी, √3 होगी। अब मेरे को बताओ दूसरा ट्राइंगल है बड़े वाला, इसमें देखो ये 45 है तो ये भी कितना होगा, 45, क्योंकि ये 90 है तो 45 और 45 ये दोनों कोणों का योग भी 90 होगा। इसका मतलब ये पूरा कोण कितने का है, 45 डिग्री का है। तो ये कोण कितना है, 45 का। तो बड़े वाले ट्राइंगल में देखो अंदर वाले को भूल जाओ, तो 45 है तो ये भुजा और ये भुजा क्या बराबर नहीं होगी क्या, 45 डिग्री कोण है तो ये √3 है तो ये भी कितनी होगी, √3 गुना होगी। इसका मतलब है ये पूरी कितनी होगी, √3 होगी। क्या बात समझ आई क्या। अब बताओ ये इतना पार्ट निकालना है मेरे को, ये कितना आएगा, क्योंकि इसी की तो वैल्यू दे रखी है 10 मिनट, तो पूरा √3 है, ये यहां से यहां तक 1 है, ये √3 में से 1 माइनस कर दो तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। इसका मतलब √3 माइनस 1 पार्ट की वैल्यू कितनी है, 10 मिनट है। आपको क्या पूछा है दोस्तों, आपको पूछा है यहां से देखो पूरा √3 की वैल्यू, मतलब यहां से यहां तक कंप्लीट टाइम कितना लगा इसको यहां तक आने में, तो √3 ही लगा है। तो √3 की वैल्यू बताओ, तो क्या करते हो 10 अपॉन क्या आएगा, √3 माइनस का 1 और इंटू में √3 आ जाएगा। यही चीज है ना, 2 की वैल्यू मान लो 10 है तो 5 की वैल्यू पूछी हो तो क्या आएगा, 10/2 गुणा में 5 आ जाएगी, 2 नीचे आ जाएगी, ये 5 गुणा में आ जाता है, ये इसके नीचे आ गया, ये गुणा में आ गया। अब दोस्तों इसको सोल्व करना है तो √3 माइनस 1 का ऊपर नीचे गुणा कर लो प्लस का, जब भी सोल्व करना हो ना, √3 + 1 इसके विपरीत चिन्ह का ऊपर नीचे गुणा कर लिया तो ये कितना बनेगा, नीचे वाला बनेगा देखो √3 a² माइनस b², तो 3 माइनस 1 2 बनेगा, इन दोनों से 2 बन गया, मतलब 2 आ गया नीचे, ऊपर आ गया 10 और √3 का अंदर गुणा किया तो 3 बन गया प्लस का √3 हो गया। ठीक है, 2 से काटा 5, अब इसको अंदर गुणा करो, 5 दिए 15 और 5 √3, इतना टाइम लगेगा इसका। नेक्स्ट, गेहूं के मूल्य में 20% की कमी के कारण एक गृहिणी 1200 रुपए में 4 किलो अधिक गेहूं खरीद पाती है, प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल्य ज्ञात कीजिए। दोस्तों सबसे बेस्ट मेथड होता है इसका रेशो मेथड। 20% की कमी किस में हुई है, प्राइस में, है ना, मूल्य में, मूल्य मतलब प्राइस में। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। मान लो पहले रेट इसका 5 रुपए था तो अब कितना है, 4 रुपए। ठीक है, ये पहले होता है और ये नया रेट। अब समझ में आ गई ना बात। अब कहता है कि 1200 रुपए में 4 किलो गेहूं अधिक खरीद पाती है, इसका मतलब इसने फिक्स कर दिया कि खर्चा सेम रखना है। दोस्तों प्राइस इंटू कंजप्शन या फिर क्वांटिटी लिख सकते हो, इसको बराबर होता है एक्सपेंडिचर। ये अगर सेम है तो ये दोनों का रेशो एक दूसरे का उल्टा होता है दोस्तों, ठीक है ना। तो यहाँ से कंजप्शन का या क्वांटिटी का रेशो आ जाएगा दोस्तों कितना, 4 से 5 आ जाएगा। जब सेम रखना हो तो इस रेशो को उल्टा कर दिया करो, क्योंकि नीचे देखो सेम आएगा, 5 चौके 20, 5 चौके 20, मतलब 20 की वैल्यू 1200 हो जाती है। तो बाकी अपने को इसका जरूरत भी नहीं पड़ेगी अगर ये चीज देखनी है तो। अब बताओ 4 से कितना हो रहा है, 5, मतलब एक पार्ट ज्यादा खरीद पा रहे हो आप, ये क्वांटिटी है तो यहाँ पे क्वांटिटी कितनी है, 4 किलो, तो ये 4 किलो ज्यादा खरीद रहे हो। आप बताओ कौन सा पूछे, प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल्य। तो देखो दोस्तों आपको मतलब घटने के बाद मूल्य पूछा है तो इसकी वैल्यू निकालो 5 की,
तो 5 की वैल्यू निकालोगे कितना आएगा 20 किलो, मतलब आप 20 किलो खरीद पाते हो अभी। ओके, तो पहले कितने रुपए टोटल 1200 रुपए। 1200 रुपए में अब आप 20 किलो चीज खरीद रहे हो तो कितने रुपए किलो होगी 1200 रुपए में 20 किलो काटा तो कितना आ गया 60 रुपए आ गया, प्रति किलो आ गया। ठीक है ना, तो ये एक इसका बढ़िया सवाल है दोस्तों, इसमें आपको यही तरीके लगाने चाहिए, बहुत जल्दी सवाल हो जाता है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट, ये 0.4 मल्टीप्लाई में है और 0.05 है दोस्तों। आप इसको देखोगे तो ये ए क्यूब ये बी क्यूब बनेगा, लेकिन ए क्यूब बी क्यूब बनाने का फायदा तभी है जब नीचे भी सेम बनता हो, कटती हुई चीजें। नीचे देखो इसका डबल हो रहा है, 0.4 का डबल पॉइंट, इसका डबल, फिर ये हो गया, इसका डबल हो गया ना, और इसका भी डबल है देखो। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि अपने ये चीजें इनको ऊपर नीचे 2 का गुणा कर ले। किसका कर ले, अगर इसको 0.2 से गुणा कर दे सीधा तो क्या आएगा 0.8 हो जाएगा। अब देखो एक तो होता है कि प्लस माइनस गुणा करना, कि पॉइंट मान लो 2 का गुणा किया मैंने 4 + 5 में, तो ये दोनों के साथ गुणा हो जाता है। लेकिन गुणा के अंदर जैसे मान लो 2 × 3 × 3 है, इसके साथ एक के साथ ही बढ़ेगा, 6 बढ़ेगा ना, जैसे ये यहाँ पे आएगा। इस 2 को गुणा करोगे तो प्लस वाले में तो 1 के लिए गुणा करना पड़ता है, देखो प्लस है दोनों के बीच में, तो यहाँ 2 का गुणा करोगे तो 3 पद है, तो तीनों के लिए 2 की पावर 3 मतलब 2 को 3 बार गुणा करना पड़ेगा, तब तीनों के साथ आएगा एक एक बार। ठीक है ना, तो नीचे भी 2 की पावर 3 का डिवाइड कर दो। अब देखो यहाँ पे क्या बढ़ जाएगा, एक बार 2 इसके साथ, एक बार 2 इसके साथ, एक बार 2 इसके साथ गुणा आएगा, तो ये 0.8 बन जाएगा, यहाँ भी 0.8 बन जाएगा, यहाँ भी 0.8 बन जाएगा, बीच में प्लस आ गया तो यहाँ 0.1 हो गया, इंटू में 0.1 हो गया, इंटू में 0.1 हो गया, और नीचे भी ये चीज दे रखी है। आप देखो ऊपर क्या बना ए क्यूब प्लस बी क्यूब बना, और नीचे क्या बना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब बना है। ठीक है, आपने ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब ये तो बन गया, ठीक है। यहाँ पे क्या किया आपने, इसका तो अंदर गुणा कर दिया था, लेकिन ये नीचे वाला तो बच गया था ना, ऊपर वाला तो अंदर गुणा करके तभी तो ये बना है, ये 8 बच गया नीचे, ये तो कट गया, तो वैल्यू कितनी आएगी 1/8। नेक्स्ट, अपनी सामान्य चाल की 7/8 चाल से चलते हुए अंश पर 35 किलोमीटर की दूरी 50 मिनट में तय करता है, अंश की सामान्य चाल क्या ज्ञात कीजिए, मतलब जो पहले चाल थी। अब देखो सामान्य चाल की 8 7/8, इसका मतलब पहले चाल इसकी थी 8, अब कितनी होगी इसकी 7 होगी, ये स्पीड का रेशियो है। समझ में आई क्या बात है। अब यहाँ से स्पीड का रेशियो है, तो आप देखो 35 की चाल से ये 50 मिनट में, सॉरी 35 किलोमीटर की दूरी 50 मिनट में तय करता है, तो मिनट को घंटे में चेंज कर दो, तो 60 से डिवाइड करोगे ऊपर चला जाएगा, 0 से 0, 5 7 35, 7 6 42 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कहते हैं 7/8 चाल से चलते हुए 35 किलोमीटर की दूरी 50 मिनट में तय करता है, इसका मतलब है पहले की चाल का 7/8 है, मतलब 7 चाल से, तो 7 की वैल्यू 42 आई है, कितने गुना हो गया 6 गुना, 8 की वैल्यू आ गई तो 6 गुना कर दो 48, इसकी आ जाएगा आंसर। तो इसकी पहले चाल कितनी थी 48 किलोमीटर प्रति घंटा। किसी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोस्तों पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4πr² इक्वल टू कितना 38.5 होता है। गोले की त्रिज्या निकालनी है, तो इसको बस वैल्यू पुट करनी है, आप देखो 22/7 इंटू में r की पावर 2, 38.5 है, इसको आप क्या कर सकते हो 39 38 76 77/2 लिख सकते हो। ठीक है, तो इसको 11 दूगा 22, 11 से किया 7 बार, और इसको करोगे तो कितना आएगा, ये 7 इधर गुना हो जाएगा, तो r² बराबर क्या आ गया 7 × 7 डिवाइड बाई 4 दूनी 8 दूनी 16। ठीक है, तो 7 7 49 बटे हो गया 16, r की वैल्यू आएगी 7 बटे कितनी 4, डिवाइड करो 4 एकम 4, 4 7 28, 2 4 5 20, 1.75 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, 25 संख्याओं का एवरेज दोस्तों कितना दे रखा है 55 दे रखा है। पहली 11 संख्याओं का एवरेज दे रखा है इसने 51, अंतिम 10 संख्याओं का एवरेज दे रखा है दोस्तों इसने कितना 56। अब देखो आपको टोटल संख्याएं कितनी थी 25, पहली 11 संख्याएं दे दी और अंतिम 10 संख्याएं दे दी, 11 और 10 तो 21 ही हुई, इसके बीच में संख्याएं बच गई कितनी दोस्तों 4 संख्या और बच गई। अब इसने क्या बोला है कि 66 70 और दी गई 25 संख्याओं में से शेष 4 संख्याएं ये वाली ये कितनी है, इनका एवरेज निकालना है। तो आप क्या करो टोटल 25 संख्याओं का एवरेज में से 11 वाला हटा दो और ये हटा दो इनका टोटल, बाकी ये बच जाएगा। इसको
इन दोनों में ऐड कर दो और उसमें डिवाइड कर देंगे अपने, तो एवरेज आ जाएगा। देखो दोस्तों, इसका क्या करो, इसको टोटल बनाओ, 25 5 125 12, 25 5 125 और 12 137, 1375 हो गया। 11 को इससे करो तो 11 को किसी भी संख्या को 11 से गुणा करने की ट्रिक आपको पता होगी, 1 6 और ये आ गया दोस्तों 5। अब 10 से करना है तो ये 560 हो गया। इसका मतलब इन दोनों को ऐड करके इसमें से माइनस कर दो, कितना आएगा, 1 12 10 और 1 11, 1375 में से माइनस करो, कितना आ गया 4, ये आ गया 5, ये आ गया 2, 254। 254 है, ये 4 संख्याओं का टोटल है दोस्तों, एवरेज नहीं है, टोटल निकला है। अब 254 में क्या जोड़ना है दोस्तों, ये तो 4 संख्या तो ये होगी, 2 संख्या ये होगी 66 और 70, 136 ऐड करना है ना। कितना आ जाएगा 0, 8 और 1 9 और 2 और 1 3 हो गया। अब देखो 390 हो गया टोटल, संख्या कितनी होगी, 4 ये थी और 2 वो होगी 6, डिवाइड करो, 6 6 36, 3 6 5 30, तो 65 आपका एवरेज आ जाएगा। नेक्स्ट, ब्याज की गणना एक निश्चित दर पर वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करने पर 1250 रुपए की धनराशि 2 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज 102 रुपये होता है, तो दर ज्ञात कीजिए। दोस्तों प्रिंसिपल 1250, ठीक है। जब भी आपको चक्रवृद्धि ब्याज हो, CI कंपाउंड इंटरेस्ट, तो आप क्या करो, जो प्रिंसिपल दे रखा है आपको, अगर इसमें सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है तो इसमें ऐड करके आप मिश्र धन बना लिया करो, क्योंकि ये कंपाउंड प्रिंसिपल और मिश्र धन होता है ना अमाउंट, उससे बनता है ये सवाल, ठीक है। और सिंपल इंटरेस्ट होता है उसमें आपको ब्याज की ज्यादा जरूरत पड़ती है, इसमें ब्याज वाला फॉर्मूला काम करता है ज्यादा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, इसको ऐड करो तो 1200 1300 1352 हो गया, ठीक है। अब ये देखो, ये 2 साल में हुआ है, इतने से 1250 से कोई धन 1352 हुआ है, इसको काटोगे तो कितना हो गया 625, और ये कितना आ जाएगा 2 6 12 2 7 14 2 6 12, मतलब 2 साल में इतना हो रहा है। तो आपको तो दर निकालनी होती है तो 1 साल का निकालना होता है, इसका रूट कर दो 625, इसका भी अंडर रूट कर दो 676 का, तो कोई धन 25 से कितना हो रहा है 1 साल में 26 हो रहा है ना। कितने का ब्याज मिल रहा है, 1 का, कितने पर 25 पर, इंटू में 100%, ओके। तो 25 चौके 100, इसका मतलब आपकी दर कितनी आ गई दोस्तों 4%। नेक्स्ट, ये सोल्व करना है दोस्तों। देखो बार होता है तो इसके नीचे क्या आता है, जितनी संख्याओं पर पॉइंट के बाद बार है उतने पे 9 आएगा, माइनस 6 अपॉन ये कितना हो जाएगा 9, प्लस का 3 अपॉन कितना हो जाएगा 9। आप इसको सिंपल तरीके से हल करना है तो दोस्तों 99 है तो इसको भी 99 इसको भी बना लो ना। अगर आपको बनाना है तो 11 से गुणा कर दो, इसको भी 11 से गुणा कर दो ऊपर नीचे, तो ये देखो 12 माइनस का 66 और प्लस का 33 डिवाइड बाई 99, क्योंकि मैंने बेस सेम कर लिया तो डायरेक्ट जोड़ या घटा सकता हूं ऊपर वालों को। अब देखो माइनस 66 में से 33 गया तो माइनस का 33 बचेगा, माइनस के 33 में से 12 गया तो माइनस का 21 बचेगा, नीचे 99 आ गया, 3 7 21 और 3 से गया तो 33 बार, तो माइनस 7/33। नेक्स्ट, इसको सोल्व करो, देखो 4 8 32, 4 8 32, तो 8 आ गया, 8 का स्क्वायर 64 है ना, तो ये क्या है, ये 64 आ जाएगा। ये बीच में गुणा का निशान है दोस्तों, तो 48 डिवाइड बाई 12 है, इसका मतलब 12 चौके 48, तो यहाँ से कितना आएगा 4, तो 4 इंटू 64, ये 18 और 8, इसको तो डायरेक्ट हल कर लो, कितना बचेगा 10 बचेगा, 4 छके 24 4 चौके 16, 256 और 10 266 आंसर आ जाएगा। अगर दोस्तों यहाँ पे ये सवाल होता 18 प्लस 48 डिवाइड बाई 12, ठीक है 32 ब्रैकेट शुरू 32 डिवाइड बाई 4 की पावर 8 माइनस 8, इसका आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ताकि आपका एक कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाए। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल करवाया है दोस्तों ये आपको, ठीक है। देखते हैं आपको आता है या नहीं आता। 12 सेंटीमीटर त्रिज्या और केंद्र O वाले एक वृत्त में एक समबाहु त्रिभुज ABC अंकित अंतर्निहित है। दोस्तों क्या बोलता है, O वाले वृत्त के अंदर, मान लो एक वृत्त है, इसके अंदर क्या है, एक समबाहु त्रिभुज दिया A B और C, इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी होगी दोस्तों, A होगी। आपको क्या पूछा है, त्रिभुज ABC की प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो 12 सेंटीमीटर त्रिज्या है, देखो इसकी त्रिज्या कितनी है दोस्तों वृत्त की 12 सेंटीमीटर। देखो इसके अंदर दो केस बनते हैं दोस्तों, एक इसका एक तो हो गया अंत त्रिभुज बन गया ना, ये तो अंदर आपने एक त्रिभुज बनाया है, एक त्रिभुज के अंतःवृत्त बनेगा, इसकी भी आपको पूछेगा
त्रिज्या या इनमें रिलेशन पूछेगा, ये समबाहु त्रिभुज है तो भी। इसके अंदर क्या होता है, ये अगर त्रिभुज बनेगा तो इसकी भुजा होती है वो क्या होती है दोस्तों, इसकी त्रिज्या वो क्या होती है, कैपिटल आर लिख लो इसको, ये होती है साइड अपॉन 2√3। और इसकी त्रिज्या आएगी स्मॉल आर, इस वृत्त की त्रिज्या है ना, ये यहां से यहां तक होगी, क्योंकि ये दूरी ज्यादा होती है तो ये कैपिटल आर मान ली बड़ी, इसमें बड़ी आएगी, देखो ये है ना, यहां से यहां तक तो ये इसका बनेगा नहीं, टच ही नहीं हो रहा है, ये इस यहां से टच हो रहा है, ये 90 डिग्री कोण बनता है, तो ये बनेगी स्मॉल आर। तो स्मॉल आर क्या होता है दोस्तों, सॉरी स्मॉल आर की वैल्यू होती है a/2√3। यहाँ पे ये 2 नहीं होता, इसको मैं रफ कर देता हूं। ये क्या होता है दोस्तों, याद रखने के लिए आपको बताता हूं मैं कि अगर आपको परिवर्त की त्रिज्या चाहिए तो ये बड़ी आएगी, देखो बड़ी आएगी तो a/√3 होगा, है ना। अब देखो a/√3 में वापस 2 का डिवाइड और कर देंगे तो ये छोटे वाली आ जाएगी। अब ये 2 से डिवाइड किए तो और छोटी होगी, तो ये छोटी आएगी, ये बड़ी होती है। अब यहां से क्या पूछा था, आपको त्रिज्या दे रखी है 12, तो ये 12 आ गई, बराबर में a/√3। a की वैल्यू पूछे तो a की वैल्यू आ जाएगी 12√3। क्या बात समझ आएगी सभी को। नेक्स्ट देखो 4 की पावर 524, 4 की पावर 524 माइनस 4 की पावर 522 प्लस का 30 डिवाइड बाई कितना है दोस्तों, 4 की पावर 522 और प्लस का 2 है। अब देखो मैंने इसलिए लिखा है बड़ा बड़ा ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से बिल्ड हो जाए। इन दोनों में कॉमन लेना है, आपको कॉमन लेने होते तो पावर छोटी होती है वो कॉमन आ जाएगा, 4 की पावर 522। बताओ यहां पर क्या बचेगा, आप बोलो सिर्फ 4 की पावर 2 बचेगा, और 4 की पावर 2 कितना होता है 16। यहां से तो ये पूरा बार चला गया, ये रहा, यहाँ 1 बचा, प्लस का 30 डिवाइड बाई कितना आएगा, 4 की पावर 522 प्लस कितना आगे 2 आ गया दोस्तों। अब देखो इसको सोल्व करोगे तो ये कितना बचेगा 15, कितना बचेगा 15। इसका मतलब 4 की पावर 522 इंटू में आ गया 15 प्लस का कितना आ गया 30, और नीचे तो सेम आएगा, मैं नहीं लिख रहा, सेम आएगा, ठीक है। ऊपर वाले में देखो एक पद ये है और एक ये है, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है बताओ, आप बोलो सर 15 कॉमन आ रहा है, यहाँ से 15 कॉमन लोगे, 4 की पावर 522 प्लस आएगा 2, और नीचे भी देखो 4 की पावर 522 है और प्लस का 2 है, ये तो पहले ही है, ये कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 15, ठीक है ना। नेक्स्ट एक कार्य के 87.5% भाग को 35 दिन में, दोस्तों देखो 87.5 है, इसका मतलब इसको अपने फ्रैक्शन में लिखते हैं ना, 1/8 होता है दोस्तों 12.5%, ठीक है ना। इसका अगर 7 गुना कर देंगे ना तो ये 7 गुना करोगे 12 7 84 और 7 5 35 3.5, तो 87.5% बनेगा। इसका मतलब है कोई भी काम के 7/8 भाग को 35 दिन में कर रहा है, इसका मतलब है टोटल काम 8 है, तो इसमें से 7 काम को कर रहा है ये 35 दिन में, तो पूरा काम कितने दिन में होगा, देखो 5 गुना हो रहा है तो ये भी 5 गुना कर दो, तो पूरा काम मान लो एक करता होगा 40 दिन में। इसी प्रकार इसका करो, इसका कितना आएगा, फ्रैक्शन वैल्यू 13/20, मतलब टोटल काम 20 है तो 20 में से 13 काम कर रहा है ये 23.4 दिन में, कितना गुना होगा 13 एकम 13, 10 13 8 104, इसका मतलब 1.8 गुना, इसको भी 1.8 गुना कर दो, कर दिया ना, ये बड़ा लग गया थोड़ा सा, 1.8 गुना करना है तो कितना हो जाएगा 36। इसका मतलब ये बी है तो बी कितने दिन में करता है 36 दिन में करता है, बस। अब इनका एलसीएम ले लो, कितना आएगा, क्या करना है, यदि वे एक साथ मिलकर काम करते हैं तो कार्य का कितना भाग एक दिन में करेगा। दोस्तों इन दोनों का एलसीएम लोगे तो ये आएगा 40 × 9 360 आएगा, क्या 40 के किया 9 बार, 36 से किया 10 बार। अब देखो एक दिन में कितना काम करेगा, तो एक दिन में दोनों मिलकर कितना कर रहे हैं 19 कर रहे हैं, और टोटल काम कितना है, तो टोटल काम का इतना भाग कर रहे हैं, है ना, तो ये आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट एक ठोस लंबवर्तीय बेलन की आधार त्रिज्या और ऊंचाई का योग फल कितना है 39 है, इसका मतलब दोस्तों r प्लस h की वैल्यू दे रखी है आपको 39। इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 1716 है, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों 2πr h प्लस r इक्वल टू कितना होता है दोस्तों, दे रखा है 1716 ना संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का आयतन पूछे, इसका मतलब आपको पूछे πr² h की वैल्यू बताओ कितनी आएगी। अब आपको देखो r की वैल्यू भी चाहिए, h की वैल्यू भी चाहिए, ठीक है ना, तो यहां से आपको निकालनी पड़ेगी, तो 2 × 22 बटे कितना आएगा 7, r की वैल्यू निकालनी है, h प्लस r की वैल्यू कितनी है 39 दे रखी इसने, 1700 कितना आएगा 16 आएगा। यहां से आप क्या करो दोस्तों,
काट दो इसको। 7 से कट रहा है क्या? 7 से नहीं कट रहा, ठीक है। तो 22 से कट रहा है क्या? 22 छिके 132, 22 7 154, 22 7 154, 16 1 17, 22 8 176। 39 से करोगे तो 2 बार कट गया, 2 से ये 2 कट जाएगा। तो आर की वैल्यू देखो, यहाँ आर बच्चा है तो ये 7 बराबर में चला जाएगा, तो ये आर की वैल्यू कितनी आ गई? 7। आर अगर 7 है तो एच की वैल्यू, ये आर इधर जाके माइनस होगा, तो 39 में से 7 गया 32 आ गई। बस आपको क्या पूछे? 22/7 इंटू में आर की वैल्यू 7 इंटू 7 इंटू में इसकी वैल्यू कितनी है दोस्तों? 32 है। 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 7 14, 14 दूना 28, इसका मतलब इकाई अंक कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। तो ये अपना ट्रिक इसमें लग गया, ठीक है ना। अगर ना लगता तो अपने गुणा करना पड़ता, बात सीधी है। नेक्स्ट, इनका एचसीएफ निकालना है दोस्तों। एचसीएफ निकालने का सबसे, अगर आप ऑप्शन से कर रहे हो तो क्या करोगे? सबसे बड़ी संख्या होनी चाहिए, 2 इससे डिवाइड करें। 105 का चेक करेंगे, सबसे बड़ी ऑप्शन में सबसे बड़ी 105 है। 105 का चेक करोगे तो ये नहीं जाएगा, ठीक है ना। और उसके बाद सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? ये है। तो 35 का डिवाइड करके देखोगे तो तीनों में जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आपको करना है ये प्रोसेस। अगर आप ऐसे नहीं कर रहे तो आप ऐसे कर लो इसको, 245, ठीक है, और ये 1225, या इनका 1225, इनका डिफरेंस ले लो, इनका डिफरेंस ले लो, इसका डिफरेंस ले लो। तो 875 में से 245 मतलब कितना बचेगा? 0। और ये 7 में से 3, और ये आ गया 630। ये कितना आएगा इन दोनों का? 1225। तो 5 में से 5 गया 0, 12 में से 4 गया 8, और 11 में से 2 गया 980 आ गया, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा दोस्तों? 575, ये आ गया 0, और 12 में से 7 गया 5, और 11 में से ये आ गया 350। अब देखो ये जो रकम आई है ना 630, 980, और ये आ गई 350, इनका आपको देखना है कि सबसे बड़ा आपके पास कॉमन है क्या आएगा। देखो सबसे पहले इसमें कॉमन देखोगे आप तो ये आएगा 7 इंटू 9 इंटू 10। देखो 0 0 तीनों में है, इसका मतलब 10 तो इसका आएगा, ये फैक्टर एच शेप में आएगा ना, कॉमन है तीनों में। अगर मैं 10 हटा दिया तो अब क्या बचा? 7 9 13, 7 इंटू 9, 7 इंटू 14, और ये 7 इंटू 5 है। देखो तीनों में क्या कॉमन है? 7 कॉमन है, तो ये 7 आ गया। 10 इंटू 7 कितना आ गया? 70। अब आप बोलोगे सर 70 आना चाहिए था। देखो 70 का डिवाइड करेंगे तो इनमें किसी से भी आंसर नहीं है, मतलब पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। तो आपको बोला जाता है कि जो भी इनका अंतर है, इनका एचसीएफ निकालते हैं, या तो वो एचसीएफ होगा इनका अंतर, इनसे आपने निकाल लिया वो, या फिर इसका मल्टीपल, कोई भी इसका सॉरी फैक्टर, जो भी इसके फैक्टर होंगे। तो 35 इंटू 2 लिखेंगे, देखो 35 इसका एक फैक्टर है, तो ये आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है ना। 105 तो नहीं बढ़ेगा ना इससे, तो ये आंसर हो जाता है इसका। नेक्स्ट, एक संख्या ए संख्या बी की 8 गुनी है। ए है वो बी की कितनी है दोस्तों? 1 है, तो ये 8 गुनी होगी। देखो ये कहता है एक संख्या ए संख्या बी की 8 गुनी है, इसका मतलब बी 1 है तो इसकी 8 गुनी कर दी। संख्या बी संख्या ए से कितने परसेंट कम है? देखो इनका अंतर कम या आदि को तो अंतर आएगा ऊपर। किससे पूछा है? गुणा में। देखो 100 में से पूछा है, प्रतिशत निकालना है तो 100% से गुणा करना है, लेकिन बात आती है कि नीचे क्या आएगा। तो दोस्तों जिससे तुलना करते हैं, आपको मैंने बताया है से लगने यानी जिससे साथ, किसका या जिससे, किसके किससे, है ना। देखो ए से, संख्या ए से, किससे? ए से, तो ए की वैल्यू कितनी है? 8, तो ये नीचे आ जाएगा। बस अब इसको सोल्व कर लो। 1/8 होता है 12.5%, अभी बताया था। 7/8 कितना होता है? इसको सोल्व कर लो, या फिर आप इसमें दिमाग में ये लगा लो, ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। 87.5%। नेक्स्ट, 7 मीटर ऊंचाई वाले किसी पेड़ के सिर से किसी मीनार का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। दोस्तों 7 मीटर ऊंचाई वाला एक पेड़ है, 7 मीटर, ठीक है। एक मीनार है, ठीक है, इससे ये दूरी है, इसको यहां से मिला लो, ये भी बराबर होगी। ये मीनार है तो मीनार के सिर से ये उन्नयन कोण दे रखा है इसका 30 डिग्री, इसका मतलब ये 30 हो गया। किसी मीनार के सिर, मीनार का उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री। 30 है तो ये कितना होगा? 60 होगा। मीनार की ऊंचाई 47 है, इसका मतलब ये पूरी कितनी है? 47, यहाँ से यहाँ तक। ये देखो 7 है तो ये कितनी बचेगी? यहाँ से यहाँ तक। ये बोलो, आप बोलोगे सर 40 बचेगी, यहाँ से यहाँ तक। अब देखो आपको क्या पूछा है, तो मीनार से पेड़ की दूरी, आपको ये दूरी पूछी है कितनी आएगी, ये दूरी। आप कैसे निकालोगे? अब तक तो आपने निकाल ली होगी, अगर आपने पीछे की क्लासेज मेरी लगाई होगी तो। देखो रूट के 30 के सामने की भुजा 1 रेशियो होती है ना, तो 60 के सामने की भुजा √3 गुना होती है। तो 1 की वैल्यू 40, तो √3 की वैल्यू 40√3 हो जाएगी, तो आंसर हो जाएगा 40√3। नेक्स्ट, दो गनों की प्रत्येक भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। इन दोनों गनों को जोड़कर एक घनाभ बनाया जाता है। घनाभ का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा?
दोस्तों घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस का एच एल, ये होता है। ओके, अब देखो आपने एक ये निकाला, इसका क्या बनाया? घन बनाया। अब कहते हैं एक घन है इसकी, ये 8 है, ये ऊंचाई भी 8 है, इसकी चौड़ाई भी 8 है, लेकिन एक घन इसके साथ और जोड़ दिया आपने इस प्रकार ये करके, है ना, तो वो घन बनेगा। इस प्रकार बनाओगे आप जो भी। तो अब देखो आप बोलोगे सर इसकी ऊंचाई तो सेम ही रहेगी आगे वाले की, इसकी चौड़ाई भी देखो ये सेम रहेगी, यहाँ पर इसके यहाँ से ऐड कर रहे हो, लेकिन इसकी क्या चीज बढ़ेगी? 8 ये बढ़ गई, 8 आगे वाली ये, इसकी लंबाई बढ़ जाएगी दोस्तों, है ना। तो फिर आपके पास इस प्रकार बनेगा, ये चीजें सारी सेम हो जाएगी और ये चीज आपकी 8 हो जाएगी। समझ में आई क्या बात है? मान लो यहां से आपने इसको जोड़ा था, समझ में आई बात है? थोड़ा सा सही, हाँ अभी बना है सही। देखो ये 8 थी तो ये आगे वाला जोड़ा तो 8 होगी, तो ये टोटल 16 हो जाएगी, लेकिन ये 8 थी तो ये भी 8 है पहले, अब ये 8 है तो ये भी 8 है, इसका मतलब ये पहले वाले के बराबर है। तो आपकी लंबाई चेंज होगी, तो लंबाई कितनी होगी? 16, 8 और 8। पहले इन दोनों का गुणा करो, 16 8 128, ठीक है, फिर इन दोनों का करो 8 8 64 प्लस पहले और तीसरे का 16 8 128, इनको ऐड करके और 2 से गुणा कर देना, आपका इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। नेक्स्ट, 8% लाभ और 13% हानि पर किसी वस्तु के विक्रय मूल्यों का अंतर 115.5 है, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? दोस्तों जब भी अपने मानते हैं तो सीपी हमने 100% मानना जाता है जब भी। ओके, अब 8% लाभ कमाओगे तो 108 हो गया, है ना एसपी। 13% हानि पर बेचोगे तो कितना हो गया? आप बोलोगे सर 87% हो गया। अब इनका अंतर बताओ। देखो विक्रय मूल्य का अंतर, ये भी एसपी है, ये भी एसपी है ना, ये SP1 मान लो, ये 2 मान लो। ये कहता है दोनों विक्रय मूल्यों का अंतर कितना है? 115.5 है। यहाँ अंतर कितना है परसेंटेज में? आप बोलोगे सर ये 13 और 8 21% का अंतर हो गया। 21 की वैल्यू दे रखी है 115.5। आपको पूछा है क्रय मूल्य, तो कितना है क्रय मूल्य? 100%। इसकी निकाल दो, कितना हो गया? 115.5 है, इसको मैं 10 नीचे लिख दिया दोस्तों, इंटू में यहाँ पे 100 लगा दिया, यहाँ 21 आ गया, ये पॉइंट हटा दिया मैंने डायरेक्ट। 21 5 105, 10 21 5 105। अब देखो 0 से 0 कट गया, तो 55 को 10 से गुणा करोगे तो 550 आंसर आ गया। नेक्स्ट, 500 720 900 रुपए प्रति किलोग्राम क्रय मूल्य वाली चाय की 3 किस्मों को 9:5:11 के अनुपात में मिश्रित किया गया है। यदि विक्रेता को 20% का लाभ प्राप्त करना है तो मिश्रित चाय का प्रति किलोग्राम विक्रय मूल्य कितना होगा? दोस्तों देखो आपके पास क्या है, 500 रुपए प्रति किलो वाली चाय और 720 रुपए प्रति किलो वाली चाय और 900 रुपए प्रति किलो वाली चाय है। आपके पास ये जो ये चाय है 500 रुपए किलो वाली चाय है, ये कितने किलो है? 9 किलो है ना। 1 किलो के 500 रुपए, तो 9 किलो के कितने हो गए? 45 रुपए हो गए। देखो अब देखो ये दूसरे वाली ये 5 किलो चाय है, 1 किलो का रेट ये है, तो 5 किलो का कितना हो जाएगा? 72, ये हो गया 1440 हो गया। ये कितना हो जाएगा? 1440 हो गया ना, 5 7 35 सॉरी। अब देखो ये कितना है? 11 किलो। 1 किलो का रेट 900, तो 11 किलो का 99 हो गया। ठीक है, अब देखो इन तीनों को जोड़ दो, ये टोटल आपका आ गया, इतने रुपए खर्चा किया आपने, ये आपका सीपी आ जाएगा। टोटल कितना आएगा? 00 आ गया, 99 हो गया, 00 हो गया, 9 और 6 15 और 5 20 2, ये दोस्तों 18,000 आएगा, है ना। 9 और 3 12 और 4 16 और 2 18 हो गया। देखो 18,000 रुपये आपका क्रय मूल्य है, समझे क्या? अब देखो कितने किलो चाय का मूल्य है? 18,000। आप बोलोगे सर इसका रेशियो दिया हुआ था, कितना? ये रहा 9 और 5 14, 14 और 11 14 और 11 कितना आ गया? 25। इसका मतलब 1 किलो की वैल्यू निकाल लो, 25 से इसको डिवाइड करोगे, इसको 180 इंटू 100 करोगे तो 25 चौका 100, 18 चौके 72, 720 आएगा। इसका मतलब आपका सीपी आ गया दोस्तों 720। अब कहते हैं आपको 20% लाभ कमाना है, तो कितने में बेचोगे? तो 120 मतलब 12/10 निकाल दो, 120/100 कर लो जी, 12/10 कर दो। 0 से 0 गया, इसको गुणा करो, 12 7 84, 12 दूना 24, तो 864 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। क्या बात समझ आई क्या? ये ऑप्शन हो गया। चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष बाद 19,360, इसका मतलब दोस्तों P रुपए की राशि है, ये 2 साल में कितनी हो रही है? 2 ईयर में। आप बोलो सर 19,360 रुपये हो रही है, और 3 साल में 21,296, इसका मतलब 2 साल तो यहाँ हो गए, यहां से 3 साल है, इसका मतलब ये कितना बच गया? 1 साल। 1 साल में 21,296 हो रही है। अब यहां से आपको मैंने कल भी आपके पास एक सवाल आया था, उसमें था
यहाँ से आप ब्याज निकालो, क्योंकि एक साल का अगर ब्याज है, एक साल में कोई धन इतने से इतना हो रहा है, तो वो सिंपल इंटरेस्ट के बराबर ही होता है। यहाँ से बताओ कितना डिफरेंस ब्याज मिला एक साल का। देखो 6 में से 0 गया 6, 9 में से 6 गया 3, 2 में से 3 जाएगा मतलब 12 में से 3 गया 9, और 10 में से 9 गया 1। ठीक है, मतलब 1936 रुपए ब्याज मिला है कितने पर, 19,360 पर। गुणा में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। देखो तरीका तो वही बन गया ना, R% निकल जाएगा आपका। देखो 100 इंटू ब्याज बटे मूलधन इंटू, देखो समय, समय कितना है, एक साल, तो लगाने की जरूरत नहीं पड़ी है ना, ये चीज है। तो यहाँ से इसको काटा कितना आ गया 10, 10 से इसको काट दिया कितना आ गया 10%। बात समझ आई क्या, इसका मतलब आपकी दर कितनी आ गई 10%। अब आपको क्या पूछे है, देखो कोई धन यहाँ से यहाँ तक गया है, देखो 10% का मतलब हो गया 1/10। कोई धन 10 से कितना हो रहा है 11 हो रहा है एक साल में। यहाँ कितना साल है 2 साल, तो 2 साल में स्क्वायर कर दो, 100 से कितना हो जाएगा 121 हो जाएगा। अब देखो 2 साल बाद आपके पास इतना धन है, कितना है 19,360। इसका मतलब 121 की वैल्यू दे रखी है दोस्तों आपको, कितनी 19, सॉरी इसको ऐसे लिख लो, चाहिए ऐसे लिख लो, 19,360 है वो 21 कितने की वैल्यू है, 121 की वैल्यू है। आपको कितने की चाहिए, ये पूछा कि समान ब्याज दर से 3 वर्ष बाद साधारण ब्याज कितना होगा। अब बताओ 10% की दर है, 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना बनेगा, RT% से 30% बनेगा। आपको ब्याज चाहिए ना कि मिश्र धन चाहिए, तो 30% की वैल्यू चाहिए आपको। तो 100 का 30% 30, तो 30% की डायरेक्ट वैल्यू निकाल दो दोस्तों, है ना। इसको काटो, 11 एकम 11, 11 बार जाएगा, 11 एकम 11, 11 7 77, 11 6 66, और ये आगे 0, 11 से 11 गया, 11 एकम 11, 11 6 66 है। देखो 16 थी 48, इसका मतलब 4800 रुपये आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अब इसमें ऐसे भी कर सकते थे, 121 की वैल्यू 19,360 है, फिर 100 की निकालोगे, फिर 100 की निकाल के फिर वापस आप 30% निकालोगे, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे 30% निकाल दिया करो दोस्तों, ठीक है ना। अगर क्रय मूल्य पूछा होता तो मैं 100 की वैल्यू निकालता, मेरे को पता है इसने पूछा है क्या 3 साल का साधारण ब्याज, तो मैं क्या निकाला 30%, है ना। समझ में आई ना बात, ये 100% है, ये 121 हो गया, तो 30% की निकाल दी जो चाहिए। अगर मेरे को पूछता कि मूल इसका मिश्र धन कितना होता, तो 130 की वैल्यू निकाल लेते। तो ये चीजें आप थोड़ी सी जल्दी करना सीखिए। नेक्स्ट चक्रवर्ती, सेम आ गया क्या, चलिए 3x² YZ। अब देखो इनका HCF निकालना है दोस्तों। वैसे देखो इसमें 3, इसमें संख्या है, तीनों की संख्या 3, 5 और 12 का मेरे को ये बताओ HCF कितना होगा। आप बोलोगे सर 1 आएगा। अब देखो इसमें भी 180 आ रहा है, ये नहीं होगा, 180 आ रहा है, ये नहीं होगा, 180 आ रहा है, ये नहीं होगा। इसका मतलब एक ही ऑप्शन बच गया, इसमें संख्या 1 आ रही है, इसके साथ में 1 आएगी या लिखे है ना। बाकी आप इससे निकाल सकते हो। HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो मिनिमम पावर देखनी होती है इनकी, x² है, इसमें x है, इसमें x², तो x आ गया। y² में यहाँ पे y है, y² है, y² में y आ जाएगा। z में भी क्या है, सबसे छोटी पावर 1 है, तो xyz आ गया। नेक्स्ट a के 15%, ये 15%, और b के 35% का गुणनफल, मतलब b के 35% का गुणा c के 21% से, c के 21% से डिवाइड किया आपने, ठीक है। करने पर उत्तर के रूप में 37 प्राप्त होता है, तो 37 आ गया। अब देखो इसने पूछा है a और b के गुणनफल, मान लो आपको पूछा है a और b का गुणा, और इसको c से डिवाइड करें तो क्या आएगा, आपको ये निकालना है। देखो दोस्तों, अब देखो परसेंटेज से परसेंटेज कट गया एक बार तो इसमें, ठीक है ना। 7 या 21, 7 5 35, 3 एकम 3, 3 5 15, ये 5% पड़ा है। ऊपर आएगा a इंटू बी, ठीक है, नीचे आएगा c। अब देखो 37 बटे 5% आएगा, तो परसेंट हटेगा तो ऊपर चला जाएगा ना, ये 100, यहाँ पर 5% है, या फिर आप यहीं चेंज कर लेते 5 बटे 100 आता, तो ये 100 यहाँ गुना हो जाएगा, ये 5 नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब देखो a इंटू बी बटे c इसकी वैल्यू आ गई, तो और क्या बच गया इसमें, 5 और बच गया ना, एक बार 5, 5 5 25, 25 चौके 100, 37 चौके 148 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, एक पाइप किसी टंकी को 12.5 घंटे में भर सकता है, ठीक है। टंकी में तली में रिसाव था, जिससे पूरी टंकी भरी हुई टंकी को 17.5 घंटे में खाली हो सकती है। तो टंकी को भरने के लिए पाइप को खोलने के 14 घंटे बाद रिसाव को बंद किया जा सका। टंकी को भरने में लगने वाला कुल समय बताओ। देखो दोस्तों,
12.5 घंटे का मतलब क्या हुआ, ये प्लस है भरने वाला है, एक है निकालने वाला। 12.5 का मतलब 25/2 लिख लें क्या, इसको लिख लिया इतने घंटे में। इसको 17.5 का मतलब क्या हुआ, 35/2 आ गया। इनका आप एलसीएम लोगे, टोटल वर्क मान लो कितना आएगा, 25 और 35 का एलसीएम कितना आएगा दोस्तों, 35 × 5 175 आएगा क्या, 175 आ गया। अब देखो 25 7 175, 7 आ गया और नीचे 2 है, इसका गुणा कर दो, ये कितना आ जाएगा, 7 दूनी 14, 35 5 175 और 5 5 2 10, ये आ जाएगा 10। अब इसने क्या किया, यहां से ये दोनों है, एक तो भरने वाला मान लो, इसको ए मान लो, ये बी है, ए माइनस बी काम कर रहे हैं कितने टाइम तक, 14 घंटे तक। तो देखो 1 घंटे में कितना काम करेंगे, 14 - 10 4 काम करेंगे 1 घंटे में। तो 14 घंटे में कितना काम किया होगा यहाँ तक, आप लोग सर 56। रिमेनिंग काम कितना बच गया होगा, ये 56 इसमें से माइनस कर दो, 15 में से 6 गया 9 लिख दो यहाँ, 6 में से 5 गया 1 और ये आ गया 1, मतलब 119 काम बकाया है अब। तो 14 घंटे बाद ये बंद कर दिए, तो अब कौन काम करेगा, एक काम करेगा 14 की दर से, ठीक है। 7 दूनी 14, 7 से काटा 17, 2 इसको डिवाइड करो, 2 8 16, तो ये गया 2 8 16, 2 5 10, 8.5 घंटे आ गया। देखो 14 घंटे तो यही लगे थे ना, यहाँ से यहाँ तक, 14 और 8 22, 22.5 घंटे इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, रेचल 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 10,000 रुपये उधार लेती है। 1 वर्ष बाद 3,000 का, 2 वर्ष बाद 2,800 का, 3 वर्ष बाद धनराशि का भुगतान कर देती है। यदि ब्याज हार्शमान शेष रिड्यूसिंग बैलेंस पर प्रभावित किया गया था प्रभावित, तो रेचल ने अंतिम किस्त के रूप में कितनी धनराशि का भुगतान किया। दोस्तों ये चीज ऐसी है, जिससे मान लो आपने बैंक से लोन लिया 1 लाख का, ओके, आपने लोन लिया आज 1 तारीख को, ठीक है, 1 से 30 तारीख तक आपका उसने मान लो ब्याज बढ़ा दिया कितना, 1,000 रुपये, वो ऐड कर देगा, वो बोलेगा आपसे मैं 1 लाख कितना 1,000 रुपये ले रहा हूं, 1 लाख 1,000 रुपये, कई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, ठीक है। अब देखो आपने मान लो इसमें से 10,000 रुपये दे दिए, कितने दे दिए, 10,000 की किस्त है मान लो आपकी, आपने 0 0 ये 1 ये 9, कितना बच गया 91,000। अब अगले महीने इस पर ब्याज है, मतलब शेष पर, इसने ये बोला है ना ये लाइन, इसका मतलब ये है जो बच गया इस पे ब्याज लगेगा। अब ये मान लो अगले महीने इस पे जितना भी ब्याज है वो उसने ऐड कर दिया ना, तो फिर आपने 10,000 दे दिए तो वो रिमेनिंग बचेगा, उस पर ब्याज लगेगा। ये चीज इसमें प्रोसेस चलता है। अब देखो अपने इस क्वेश्चन को हल करते हैं। देखिए 10,000 रुपये था, 10,000 रुपये की राशि पर 1 साल का 10% की दर से ब्याज, बताओ कितना बनेगा। आप बोलो सर 10,000 का 10% निकाल लो, 1,000 आएगा। तो आपसे वो 1 साल बाद कितने रुपए लेने थे, 11,000। इसने क्या किया, 1 साल बाद 3,000 रुपये दे दिए, इसका मतलब कितने बच गए, आप बोलो सर 8,000 बच गए अब, ठीक है। अब फिर अगले साल 1 साल के लिए आपने 10% की दर से ब्याज लगता रहा, तो कितना बन जाएगा 800 रुपये। आपने 800 रुपये इसमें ऐड कर दिया, कितने हो गए 8800 हो गए। अब कहते हैं कि फिर इसने 2800 की किस्त दे दी 1 साल बाद, है ना, दूसरे वर्ष कितना बच गया 6,000 बच गया। अब तीसरे वर्ष फिर 10% का इस पे ब्याज लगेगा, कितना ब्याज बनेगा 600, है ना, कितना हो जाएगा 6600। अब अगर ये किस्त देती मान लो सब 2600 देती या 2,000 देती, तो फिर माइनस करते, फिर अगले साल फिर ब्याज लगता। लेकिन ये कहता है कि अब की बार इसने कंप्लीट करना हिसाब, बताओ कितने रुपए देने पड़ेंगे 6600 कंप्लीट इसको देने पड़ेंगे, आपका हिसाब कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट, 2 सेंटीमीटर भुजा वाली 48 वर्गाकार प्लेटों के को आयत के रूप में इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि इसकी भुजाओं का अनुपात 3:4 है। आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। देखो अगर 2 सेंटीमीटर की भुजा है, इसका मतलब वर्ग है, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4। एक प्लेट है ये, ऐसी कितनी प्लेट है इस प्रकार की 2-2 सेंटीमीटर वाली, ये दूसरी होगी, एक होगी ना, इस प्रकार की कितनी प्लेट है 48। तो एक का क्षेत्रफल 4 है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो 48 का इतना हो गया, ठीक है। ये किसके बराबर होगा, इसके क्षेत्रफल के आयत के, तो 4 तिया 12, तो 12x स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 3x 4x। जब भी गुणा करना हो दोस्तों, 3 रेशियो हो तो इसको गुणा कर लिया करो किसी भी, है ना, कॉमन नंबर से, x से कर लो, a से कर लो, h मान लो, है ना, कुछ भी। तो ये कितना आएगा 12 एकम 12, 12 चौके 48, 4 चौके 16, एक्स स्क्वायर बराबर 16 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों 4 आ जाएगी। आपको क्या पूछे है परिमाप, देखो 4 और 3 7, 7 दूनी 14x आएगा परिमाप, तो x की वैल्यू कितनी है 4, तो 14 चौके 56 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट,
के का वह मान ज्ञात कीजिए जिससे 7 अंकों वाली संख्या ये दे रखी है, के स्थान पर रखने से वह संख्या 12 से डिविजिबल हो। दोस्तों 12 से डिविजिबल हो, ये नियम देखते 3 इंटू 4 आपके दिमाग में आ गया होगा। अब देखो 3 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है। पहली बात तो पीछे के दोनों अंक 4 का नियम क्या होता है, 4 से डिविजिबल होने चाहिए, ठीक है ना, समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे अगर मान लो आप 6 रखोगे तो पीछे के दो अंक 4 से डिविजिबल नहीं है, तो ये वैसे नहीं होगा। 2 रखोगे, देखो के सेम है ना, तो 2 ही आएगा, ये भी नहीं आएगा। 4 रखोगे या 8 रखोगे, इन दोनों ऑप्शन में से आ सकता है। देखो 4 का डिवाइड इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है। अब आप इसका नियम चेक करो, तो 5 और 1 6, 6 और 3 9, यहाँ तो कट गया, 2 बच गया, 2 प्लस 2 के बटे में ये 3 से डिवाइड होना चाहिए। अब देखो आपने 4 रखा, तो 4 दूनी 8 और 2 कितना बनेगा, 10 बनेगा। तो 10 में 3 का डिवाइड नहीं जाता, इसका मतलब ये ऑप्शन गलत हो गया। 4 रखा तो 8 रख के देखो, 2 प्लस 8 दूनी 16 बटे में 3, देखो 16 और 2 18 बटे 3, मतलब ये इससे डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब 8 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, साधारण ब्याज पर एक निश्चित धनराशि एक निश्चित वार्षिक ब्याज दर पर 5 वर्ष में स्वयं की 160% हो जाती है, तो समान ब्याज दर पर समान धनराशि कितने समय में स्वयं की 2 गुनी हो जाएगी। देखो 2 गुनी होने का मतलब दोस्तों 100% दर हो जाना, 100% ब्याज मिल जाना। कोई धन 100 रुपये है, ये 200 हो गया, दोगुना हो गया, इसका मतलब आप इसकी दर निकालोगे तो 100 पर 100 का ब्याज मिला है ना, गुना में 100, तो कितना परसेंट ब्याज मिला, 100%। अब देखो 5 साल में इतनी हो जाती है, इसका मतलब ये अमाउंट है दोस्तों। और साधारण ब्याज जब भी हो, इसका मतलब क्या हुआ, ये हो रही है 5 साल में, मान लो कोई धनराशि 160%, ठीक है, 5 साल में हो रही है, तो यहां से आप ब्याज निकालो इसका। पहले सिंपल इंटरेस्ट हो तो आप इसका ब्याज निकाल लिया करो, कितना आ जाएगा 60। इसका मतलब 5 साल में 60, तो 1 साल में कितना आएगा, 12% ब्याज मिलेगा। 1 साल में आपको 12% ब्याज मिल रहा है, ठीक है। आपको 100% ब्याज चाहिए, कैसे पता चला, देखो 2 गुनी करनी है, इसका मतलब 100% यहाँ बता दिया मैंने। तो कितना टाइम लगेगा इसको, ये निकालना है। अब देखो वैसे उल्टा निकालना है, देखो 1% की वैल्यू कितनी आएगी, ये इधर लेके जाओगे तो 1/12 वर्ष आएगी। फिर 100 की निकालनी है तो ये 100 से गुणा कर देंगे, तो 12 8 96 और 4/12, एक और ये आ गया 3, तो 8 से 1/3 साल इसका आंसर आ जाएगा। और दोस्तों ये चीज भी वैसे कर लेनी चाहिए आपको। आपके पास दर कितनी आई है, 12%, और टाइम आपको, ये तो आ गई आर की वैल्यू, टाइम आपको पूछा है इसने, और धन आपके पास कितना है, 100 रुपये प्रिंसिपल। कितनी करनी है आपको, 2 गुनी हो जाए, इसका मतलब आपके पास सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया, 100 आ गया। 100 रुपये माने तो 100 हो गया, 1 रुपये माने तो 1 होगा, 2 रुपये माने तो 2 होगा, सेम होगा ना। तो सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू 12% दर आ गई, ये आपकी क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। देखो 100 इंटू ब्याज बटे मूलधन इंटू दर आ गई, 100 से 100 कैंसिल हो गया, इसको इससे काटोगे, देखो कितना आएगा, 8 से 1/3 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, ये दोस्तों 2016 और 20 में कुल मिलाकर आयात किए गए सौंदर्य प्रसाधनों की संख्या और 2018 और 2020 में कुल मिलाकर आयात किए गए खिलौनों की संख्या का अनुपात कितना है। अब देखो 2016 और 2020 में कॉस्मेटिक का देखो, 2016 ये रहा, 2020 16 और 20, तो 20 कहाँ है, ये रहा। इसमें कॉस्मेटिक का पूछा है दोस्तों, कॉस्मेटिक का एक तो ये रहा 35, और इसमें कितना आएगा, ये है दोस्तों आपका 25, 35 और 25 कितना हो गया, 60 हो गया। अब इसका रेशियो निकालना है किससे, आपको पूछा है 18 और 20 के अंदर, 18 ये रहा और 20 ये रहा, इसमें किसका, टॉयज का, इसमें कितना आएगा, देखो ये आ गया आपके पास 18 में 25, और ये कितना आएगा 20 है, तो 20 और 25 कितना हो गया, 45 हो गया। इसको काटो, 15 चौके 60 और 15 3 45, तो इनका अनुपात कितना आ गया दोस्तों, 4:3। नेक्स्ट, किसी ग्राफ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 60 24 और 7 है, इसके 4 अभ्यंतर विकिरणों में से प्रत्येक की लंबाई 130 सेंटीमीटर है, घनाभ का आयतन कितना होगा। अब देखो आपके पास कोई भी घनाभ दिया है, इसके जो विकिरण है इसकी लंबाई निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, क्या होता है, आप लोग सर डायगोनल निकालने के लिए आपके पास होता है L² B² प्लस H² का अंडर रूट, ठीक है। ये रेशियो में है इनकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो इसको x मान लिया करो साथ में, समझ में आ गई ना। d कितना है, 130 है, L² मतलब 60x का स्क्वायर 36 हो गया, 36x² प्लस 24x का स्क्वायर 576x² हो गया, प्लस 7 की वैल्यू 749x² हो गया,
इसके ऊपर अंडर रूट है। यहाँ से इनको ऐड करोगे तो ये बनेगा दोस्तों कितना 4225 एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना, इसको 130 को इधर लिख लो चाहिए, है तो बराबर में ही ना, इधर लिखो चाहिए इधर लिखो। इसके ऊपर तो रूट है, ये कितना आएगा रूट, अंडर रूट करोगे तो 65 आएगा और एक्स आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का रूट एक्स आ गया 130 के बराबर हो गया। 65 से इसको काट दिए तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 2 आ गई। आपको पूछा है घनाभ का आयतन, क्या होता है आयतन, एल इंटू बी इंटू एच होता है वॉल्यूम। बताओ एल इंटू बी इंटू एच का मतलब 60 दूनी 120, क्योंकि एक्स की वैल्यू तो 2 है ना, 60 दूनी 120, बी की वैल्यू 24 दूना 48 और 7 एक्स की वैल्यू 7 दूनी 14 आ जाएगी। तो जीरो तो पीछे आना ही है, देखो ये जीरो आ गया। और इसके अलावा क्या आएगा, 4 8 32 और 32 दूना 64 इकाई अंक। जीरो के बाद में 4 आएगा, देखो जीरो के बाद में 4 इसी में आ रहा है, एक जीरो के बाद में 4 नहीं आ रहा, जीरो के बाद में 4 नहीं आ रहा, जीरो के बाद में 4 नहीं आ रहा। समझ में आई ना बात है। तो देखो दोस्तों ये चीजें थोड़ी सी आप देख लिया करो ताकि आपको कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी। अगर आपने इसमें से अगर 10 सेकंड भी बचा लिए, इसका मतलब आपका एक रीजनिंग का क्वेश्चन हो जाएगा इस 10 सेकंड में, ठीक है ना। तो ये चीजें आपको गौर करनी है। नेक्स्ट 70 के 45%, देखो 70 के 45% और 110 के 35% का एवरेज निकालना है। तो 110 का 35% का एवरेज निकालना है। देखो आपको बोले कि ए एंड बी का एवरेज बताओ, तो आप यही करते हो a प्लस बी बाई 2। दोस्तों ये पूरी एक संख्या होगी, ये एक संख्या होगी, तो दो संख्याओं का एवरेज निकालना है बस। अब इसको सोल्व कर लो, 7 5 35, 7 चौके 28 और 3 31 हो गया, इतना ही बनेगा क्या, 45, 7 5 35, 7 चौके 28 और 3 31, तो 3150% प्लस ये कितना बनेगा 5 8 और ये हो गया 3 3850%, डिवाइड बाई कितना आएगा 2 आएगा, ठीक है ना। इनको ऐड करो, 50 और 50 तो 100 हो गया, डबल जीरो, एक बचेगा, 8 और 1 9 और 1 10 आएगा, 3 3 6 और 1 7 आएगा, इतना परसेंट आ गया। तो नीचे 2 है तो नीचे परसेंटेज हटा दिया मैंने, दोनों के साथ आएगा ना, तो ये 100 आ गया नीचे, 2 जीरो से 2 जीरो करके इसको काटा तो कितना आ गया 35। बाकी आप इनको पहले यहाँ हल कर लेते, फिर यहाँ हल कर लेते, वैसे भी सोल्व कर सकते थे, लेकिन मैंने परसेंटेज को सबसे लास्ट सोल्व कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों आज की क्लास के आपके क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, सारे के सारे क्वेश्चन जितने भी थे मैंने करवा दिए। इन क्वेश्चनों को वीडियो को पहले रोकना, फिर इनको लगाना, ठीक है। और इसके बाद जब भी आप प्रैक्टिस करो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, जैसे मान लो ये टेस्ट आया, ठीक है ना, तो इस टेस्ट को आप टाइमिंग लगा के बढ़िया तरीके से इसको सोल्व किया करो स्पीड से, है ना। उसमें और ये भी देखना होता है कि आप मान लो एक नंबर आ गया, दूसरा क्वेश्चन आ गया, तीसरा आ गया, 4 आ गया, 5 6 इस प्रकार करके मान लो आपके 35 क्वेश्चन है। जरूरी नहीं होता कि आप पहले क्वेश्चन को ही हल करके छोड़ो, दूसरे को हल करके छोड़ो, क्या पता 35 में से 5 क्वेश्चन मान लो ऐसे आ गए जो टफ है, और उसने पूरे लाइन वाइज ही दे दिए 4 5 तक, यहाँ तक टफ ही दे दिए 5 क्वेश्चन। आप 5 क्वेश्चन नहीं कर पाए तो आपके ये हो गया मैं तो गया। लेकिन दोस्तों छठे क्वेश्चन से आगे करोगे तो आपके सारे क्वेश्चन जल्दी जल्दी होते जाएंगे। अगर जिसने ये दिमाग लगा लिया, है ना, जैसे मान लो बीच में कोई क्वेश्चन आ गया, है ना, ये दिमाग लगा लिया कि ये टफ है एक बार मैं इसको स्किप कर देता हूँ, ये टफ है एक बार स्किप कर देता हूँ, इनके बाद अगर आपने जो क्वेश्चन है वो सारे कर लिए, फिर वापस आओगे तो इसमें आपको टाइम मिल जाएगा करने का, ठीक है ना। तो ये चीजें आप इसमें नोट किया करो, क्योंकि मैंने खुद ने एग्जाम दिया था तो ये चीजें मेरे साथ मैंने फेस की है, तभी मैं आपको जो भी एक्सपीरियंस होता है वो आपको बता रहा हूँ कि ये चीजें होती है। आप इसको अगर पहले लेके बैठ गए तो आपका पेपर खराब हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें दोस्तों, जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू।